दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करें, आप संथाल परगना की बात करें, वहाँ की सड़कें अगर जाके देखें तो इतना बस से बदतर स्थिति में है। अगर लगभग झारखंड में 2800 कंपनियां हैं, जो नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न जैसे कंपनियां, बाकी छोटे कंपनियां तो कितना है उसका नहीं पता। एक नौकरी अगर एक घर में लगता है तो पूरा घर का अगर 10 गो परिवार है तो 10 का जिंदगी का स्तर जो है वो सुधर जाता है। हमारा झारखंड जो है भ्रष्टाचार में दूसरे नंबर पर आ रहा है। नियम नहीं है कि अगर ऊपर में अगर बांध दिए तो नीचे का पानी वो बंद हो जाएगा। आप सोचिएगा नीचे पानी को बांध करके ऊपर के पानी को रोके, पॉसिबिलिटी नहीं। 99% लोग संविधान को पढ़ते ही नहीं, यह ना जानते हैं। अगर हमारे यहाँ 10 डॉक्टर की जरूरत है एक हॉस्पिटल, तो 3 क्यों है? कम से कम 9 और 8, 10 नहीं पूरा कर सकता, 8 एकदम होना चाहिए। तो ये मेरी पहली प्राथमिकता है। 100 सालों के तब जाके एक किताब को लिखता है, उसके ज्ञान को अगर आप पढ़ते हैं तो आप 10 दिन में उस ज्ञान को आप हासिल कर सकते हैं। 100 साल के एक्सपीरियंस को आप 10 दिन में ले सकते हैं। लड़कों को बाहर जाने देते हैं, बस जो लड़कियां होती है उसे घर से बाहर निकलने के लिए नहीं दिया जाता है। कि जो है वो 2 घरों का हित करती है। अगर वो एजुकेटेड होती, वो शिक्षित होती, 2 घरों का हित करती है, अपना ससुराल का भी और अपना मायके का भी। झारखंड में कई शोषण हुए हैं, या तो वो भाषा को लेकर हो, या तो अपनी ज़मीन को लेकर हो, कई सारी चीज़ें। बट हम उस टॉपिक से थोड़ा अब हम अपनी डेवलपमेंट, क्योंकि जो चीज़ें हो गई हम चीज़ें तो सही नहीं कर सकते, बट अब हमें चीज़ें क्या इम्प्रूव करना चाहिए उनके बारे में देखते हैं। जैसे पिछले बार मैं जब यहाँ पे आया तो लगभग 6 या 7 महीने लगभग गाँव गए, जहाँ पे गाँव छोड़िए वैसे सिटी जहाँ पे एग्जैक्टली जैसे धनबाद में गया था, फिर यहाँ पे यदि बात करें फिर देवघर, साथ में मैं रामगढ़ भी गया था। वहाँ पे मेरे को एक चीज़ अलग लगा, लाइक वहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, लाइक जहाँ पे नली के पानी वो बाहर रोड पे आ रहे हैं, से इस पे मतलब, क्योंकि एक तरह से यदि देखा जाए डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो। जब बारिश होती है तो ट्रांसपोर्टेशन पूरी रद्द हो जाती है, इसके कारण जो माल हमारे कहीं दूर से आ रहे हैं उसके स्थगित होते हैं, उसमें डिले होता है, तो हमारी डेवलपमेंट धीरे धीरे वो भी काफ़ी रिड्यूस होगा। तो सर ये ड्रेनेज सिस्टम को कैसे आप इम्प्रूव करेंगे? देखिए ड्रेनेज सिस्टम तो है, देखिए विकास की अगर बात करें तो विकास में जो पंचभूत होते हैं, 5 तत्व होते हैं, 5 महाभूत होते हैं, वो सबसे पहले होती है शिक्षा, उसके बाद आती है स्वास्थ्य, उसके बाद आती है सड़क, पानी, बिजली। ये पंचभूत 5 महातत्व हैं। इसके अगर डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले इन्हीं पे पहला फोकस होता है। तो पहला बात मैंने पंचभूतों में जो कहा वो पहली बात हुई आपका शिक्षा। तो सरकार को झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है अगर देखें तो सबसे गिरी हुई शिक्षा व्यवस्था पूरा भारत में दूसरे नंबर पर ये रह जाता है। यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था की बात करें आज तो सर तो ये अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो होता है उसके आधार पर अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि यहाँ 30-35 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन झारखंड में 300-400 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था है। और वो भी जो टीचर हैं वो अनट्रेंड टीचर हैं। वो कौन टीचर हैं? वो पारा टीचर है। तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। यहाँ पर अभी इमीडिएटली तुरंत के तुरंत कम से कम 2.5 लाख टीचर की आवश्यकता है। 2.5 लाख, लेकिन आज टीचर कितने हैं? एकदम लो कैटेगरी, मतलब 300-400 बच्चों पर एक टीचर। अब जब तक, और अभी टीचर आने की संभावना भी नहीं है, नियुक्तियां हो नहीं रही हैं। तो सबसे पहले जो सरकार को जो पहला फोकस होना चाहिए, आज हमारा जो राज्य है वो अपना जीडीपी का मात्र 3 से 4% एजुकेशन में खर्च करती है, और अन्य स्टेट या अन्य राज्य को अगर देखें या अन्य कंट्रीज़ को देखें तो अपना एजुकेशन का कम से कम अपना जीडीपी का जो है 25 से 30% अपना एजुकेशन पे केवल खर्च करती है, या तब जाके ये डेवलप होता है। आप केरल की बात कर लीजिए जो टॉप में है एजुकेशन, वहाँ की लिटरेसी रेट आप देखें तो 96 से अबव है, 96 से अबव है। और यहाँ के लिटरेसी रेट देखें तो कितना है? 66। अगर आप इस आंकड़े के ऊपर देखें तो देखिए कितना निचले स्तर पर है। और सरकारी आंकड़े हैं, अगर हकीकत देखा जाए तो इससे नीचे। हमको लगता है लिटरेसी रेट 40% से अबव नहीं है। लेकिन तो सबसे पहले जो सुधार करना चाहिए सरकार को एजुकेशन पे करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि कम से कम 30-35 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी होनी चाहिए कि शिक्षा नीति में एजुकेशन पॉलिसी की ही बात करें तो उसमें कहा गया है कि कम से कम 3 लैंग्वेज में पढ़ाई होनी चाहिए, एक हिंदी, इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज में। हिंदी इंग्लिश की तो पढ़ाई कहीं होती भी है, छिटपुट होती भी है, लेकिन लोकल लैंग्वेज तो यहाँ एकदम नहीं है। तो लोकल लैंग्वेज की नियुक्ति से क्या होगा? 2 चीज़ें होंगी।
एक तो हमारा लोकल लैंग्वेज प्रमोट होगा, दूसरी बात हमारे लोकल लैंग्वेज के बारे में जानेंगे नहीं, हमारी भाषा सुरक्षित होगी, दूसरी बात रोजगार का सृजन होगा। लोकल लैंग्वेज का अगर टीचर की वैकेंसी होती है तो सबसे पहले नौकरी कौन लेंगे, यहाँ पर बाहर के लोग इसमें नहीं लेंगे, कोई ना कोई स्थानीय युवक लेगा, कोई ना स्थानीय नागरिक ही यहाँ पर नौकरी ले पाएगा। तो एक रोजगार का सृजन, तो 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत मायने रखती हैं। अब जहाँ तक बात करें स्कूल का, तो लगभग झारखंड में 35,000 स्कूल है। ओके, स्कूल की संख्या भी बढ़ाएं, आबादी बढ़ी है, स्कूल बढ़े ही नहीं। तो स्कूल से पहले शिक्षक की नियुक्ति हो और शिक्षक की नियुक्ति होने के बाद स्कूल का निर्माण हो, क्योंकि शिक्षक रहेंगे तो लोग आम के पेड़ के नीचे या किसी गाछ वृक्ष के नीचे भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो विद्यालय का कोई काम नहीं। ये जो कंडीशन आप बताएं कि लगभग 300 स्टूडेंट पे एक टीचर है, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में है या नहीं, प्राइवेट का तो छोड़ दीजिए, हम गवर्नमेंट की ही बात कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट का बात करेंगे ना, हम प्राइवेट का बात क्यों करेंगे? गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं, जो होनी चाहिए वो नहीं है। अब बात करते हैं हम स्वास्थ्य का, जो दूसरे नंबर पे आती है। स्वास्थ्य का ये हाल है कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनका कहना है कि 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। यहाँ 10,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। तो कैसे हमारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरेगी? कितना दयनीय स्थिति आप समझ सकते हैं कि 10,000 लोग जाएंगे तब आपकी बारी आएगी। मतलब मृत्यु के अलावा आपका कोई उपाय नहीं है झारखंड। अपना GDP का जहां हमारा 25%, 15%, 20% खर्च करता है एंड राइज, हमारे यहाँ 6-7% खर्च होते हैं स्वास्थ्य में। और उसके बाद ये स्थिति है। उसके बाद मेडिकल सीटें देखिए, तो मेडिकल सीटें का भी वही हाल है, 150 से 200 की मेडिकल सीटें हैं। और जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है, उसमें कहा था कि 3 लोकसभा होंगे, उसमें 1 मेडिकल होगी। केंद्र सरकार ने जरूर 2-3 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जैसे एक हजारीबाग में खुला, एक दुमका में खुली, एक देवघर में एम्स खुली। बहुत अच्छा, देवघर इसमें केंद्र सरकार की पहल हुई, राज्य सरकार को भी पहल करना चाहिए और मेडिकल की सीटों को बढ़ाना चाहिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तैयार करनी चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं हो पा रही, ये चीज़ें होनी चाहिए। अब जो सड़क का जो जाल है, वो सड़क का जाल का आज देखिए झारखंड के किसी भी क्षेत्र में चल जाए, फिर भी उत्तरी छोटा नागपुर तो कुछ डेवलप्ड स्थिति में है, लेकिन आप अगर दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करें, आप संथल परगना की बात करें, वहाँ की सड़कें अगर जाके देखें तो इतना बस से बदतर स्थिति में है। अगर ट्रांसपोर्टेशन अगर करना है, अगर डेवलपमेंट करना है तो ट्रांसपोर्टेशन को सही करना पड़ेगा। तो सड़कें अगर टूटी रहेंगी तो ट्रांसपोर्टेशन होगा नहीं, तो क्योंकि चीज़ें तो सब चीज़ें तो जो रॉ मटेरियल से तो बाहर के स्टेट से ही आएंगे ना, सभी चीज़ें तो हम उत्पादन कर नहीं सकते हैं, तो इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पानी का भी वही हाल है, बिजली का भी वही हाल है। आज हमारे यहाँ इतना बिजली प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन आज हम अंधेरे में रह रहे हैं। सुबह तो लाइन कभी भी 24 घंटे में 8 घंटे हमारे पास लाइन रहते हैं, उसके बाद 18 घंटे तो लाइन ही नहीं रहते, 16 घंटे तो लाइन ही नहीं रहती। 8 घंटे तो हमें ज़्यादा कह दिया, उससे भी कम हमें मिलती है, जबकि प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा है। क्यों सर ऐसा? मतलब इसके कुछ मेजर फैक्टर बता सकते हैं जिसके कारण मतलब लाइट की इतनी कट ऑफ हो रही है? मेजर फैक्टर यही है कि राज्य की जो गवर्नमेंट है अपने पावर को नहीं समझ पा रही कि हमारा पावर क्या है। वो अपने राज्य के लोगों के लिए, राज्यवासियों के लिए वो पॉलिसी नहीं बना पा रही, जिसके कारण वो अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर पा रही। या अपना अधिकार, यही हमारे सामने बंगाल है, देखिए अपना अधिकार कैसे केंद्र सरकार से वो लड़ के लेती है, या कैसे अपने को बचाती है। चाहे नौकरी की बात करें, चाहे प्रोडक्शन सेक्टर की बात करें, चाहे सर्विस सेक्टर की बात करें, सभी में अपने आप को, अपने लोगों को किस तरह से सुरक्षित करती है। लेकिन हमारा राज्य सरकार एकदम पूरी तरह से निष्क्रिय है, इसको अपना अधिकारों के बारे में पता ही नहीं। भैया 3 सूची संविधान में भी बनाए गए हैं। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के जो अधिकार हैं राज्य सरकार को पता ही नहीं, समवर्ती सूची के जो अधिकार हैं उसमें भी राज्य सरकार को नहीं पता। तो ये चीज़ें को समझ करके और अपने हित में ये कानून कुछ कड़े डिसीजन सरकार को लेने पड़ेंगे, क्योंकि सभी चीज़ें जो संचालित होती हैं वो विधायिका से ही संचालित होती हैं। नियम कानून जो बनेंगे वो विधायिका ही बनाएंगे। कार्यपालिका का काम केवल और केवल इम्प्लीमेंट कराना है, न्यायपालिका का काम उस पर समीक्षा करना है। तो विधायिका को एक्शन मोड पे आना पड़ेगा और विधायिका को इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। सर एक चीज़ और, लोगों को कैसे अवेयर करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, अपनी पेट पालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। आप यदि आप नॉर्मल इस एरिया में एक बिजनेस डालते हैं, ठीक, वो बिजनेस
चलने की चांसेस अबाउट 10% का होता है। मैं ऐसा देखा हूँ, बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे यदि आप बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो चलने की चांसेस अबाउट 10 to 20% होगा, इससे ज़्यादा नहीं। इसके कारण अपने रोज़गार बनाने के कारण अपने घर परिवार की सर्वाइवल कंडीशन को चलाने के लिए वो बाहर निकलते हैं। अब इसमें लोगों का अवेयर कैसे करें कि हम खुद की बिजनेस सेटअप यहाँ पे करें। लाइक डुमरी यदि आप विधानसभा से यहाँ पे हैं तो आप लोगों को कैसे अवेयर करेंगे, क्योंकि एक प्राइमरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हमारे पास जब जनता ही ना हो हम किस पे इम्प्लीमेंट करें। देखिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या फैक्ट्रियां हैं या कंपनियां हैं, ओके, डिमोलिश्ड होने का जो मेन कारण है, हाँ, ओके, उसका मेन जो रीज़न है, यहाँ का हम दोषी ठहरा सकते हैं। अगर जनता दोषी है थोड़ा बहुत, लेकिन जो दोषी सबसे ज़्यादा है वो विधायिका है और दूसरे नंबर पर कार्यपालिका है। कार्यपालिका सबसे ज़्यादा दोषी है, क्योंकि लोकतंत्र में जो सही में वास्तविक जो राजा होता है ना, वो कार्यपालिका होता है। क्योंकि विधायिका तो चेंज होती रहती है, तो वास्तविक राजा कार्यपालिका होती है। और यहाँ कार्यपालिका जो है ना, कार्यपालिका को अपनी विधायिका को जो है, जो कानून का जो है, संविधान का जो है, वो डर ही नहीं है। वो डर पैदा करना पड़ेगा कि आप, इनको क्या है कि आज अगर आप कोई गलत कार्य करता है, अगर वो सस्पेंड होता है तो कल दिन का पैरवी करके वो फिर से वो ज्वाइनिंग ले लेता है। तो मान लिया जाए वो पूरा, अगर 5 साल का कार्यकाल में वो 10 लाख रुपया भ्रष्टाचार करके कमाया और एक बार सस्पेंड भी हो गया और 2 लाख रुपया देके फिर सेटलमेंट फिर से ज्वाइनिंग कर लिया, तो 8 लाख तो फिर भी उसके बचत हुए। तो क्यों डरेगा वो कानून से? वो तो भ्रष्टाचार करेगा ही। जिस कारण से आज बड़े बड़े कंपनियां जो हैं वो मृत अवस्था में चली गई, और बड़ी बड़ी कंपनियों के मृत अवस्था में जाने के कारण यहाँ रोजगार का जो है स्थिति चरमराई हुई है। अगर सरकार एक्शन ले और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसको फिर से सुदृढ़ करे, केंद्र सरकार से समन्वय बनाकर अगर उसको संचालित करे, और संचालित करके सबसे पहले जो मैंने स्थानीय कहा था उसको परिभाषित करके, अगर 75% की जो पॉलिसी राज्य सरकार ने लाई है, आइडेंटिफाई करके परिभाषित करके 75% अगर यहाँ के नौकरी दे तो यहाँ रोजगार सृजन हो सकता है। ओके। लगभग झारखंड में 2800 कंपनियां हैं, जो नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न जैसे कंपनियां। बाकी छोटे कंपनियां तो कितना है उसका नहीं पता, ठीक है। छोटे छोटे फैक्ट्री उद्योग बहुत सारे हैं। अब 2800 कंपनियों में अगर मान लिया जाए 3 शिफ्ट के काम होते हैं, मान लिया जाए एक शिफ्ट में अगर हम मान लेते हैं 5000, ओके, तो उसको 5000 को 2800 से मल्टीपल कर रही है एक शिफ्ट में, कितना नौकरी होता? उसको 5 या 15 3 शिफ्ट में मल्टीपल के फिर उसको 2800 से मल्टीपल कर देते हैं, कितना नौकरियां सृजन होगी? मल्टीपल। अब है कि प्राइवेट में ये हो गया, सबसे पहले सरकारी में 5 लाख नौकरियां हैं। 5 लाख में लगभग 3 लाख पोस्ट खाली है। 2.5 लाख तो मैंने टीचर में है, झारखंड पुलिस में है, दरोगा में है, बहुत सारे BDO CO के पोस्ट देखिए आज सारे प्रभार में चल रहे हैं। तो ये सरकारी जब 3 लाख अगर पोस्ट करे, चलिए 3.5 लाख में आप पूरा फुलफिल नहीं कीजिए, बैकलॉग के लिए भी निकते रखते हैं, हम 2.5 लाख ही मानते हैं। तो 2.5 लाख को ही अगर रोजगार देते तो कितना रोजगार सृजन हुआ? रोजगार सृजन हुआ, मतलब एक नौकरी अगर एक घर में लगता है तो पूरा घर का अगर 10 गो परिवार है तो 10 का जिंदगी का स्तर जो है वो सुधर जाता है, यानी उससे हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता है, सामाजिक इंडेक्स अच्छा होता है। जब आदमी घर में अर्निंग होगा तो सिंपल सी बात है, घर में अर्निंग होगा तो सिंपल सी बात, जो आदमी कमाएगा वो अच्छा घर बनाएगा, ऑफ कोर्स अपना घर के स्थिति को बेहतर करेगा, और बेहतर करेगा तो समाज में खुशहाली आएगा। आज मतलब अगर वो नियुक्ति होता तो हर गांव में कम से कम 4 से 5 लड़का सरकारी नौकरी करेगा, और मान ली 4 से 5 लड़का अगर सरकारी नौकरी किया तो एक गाँव में 5 गो लोग समृद्ध हुए, तो 5 गो हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा ना, ऑफ कोर्स बढ़ा। उसके बाद जब सरकारी नौकरियों में जो छट जाए, जो बच जाए, उसके लिए प्राइवेट नौकरियां हैं, क्योंकि सब तो सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, प्राइवेट के लायक में हो गए। लेकिन प्राइवेट में जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद है MSME यानी उद्योग, उसको उद्योग के लिए प्रमोट कीजिए। जैसे अभी सरकार का मुख्यमंत्री सृजन योजना और सहयोग योजना क्या क्या चल रहा है 2-3 ठो, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। योजनाएं केवल कागज और पेन पेपर में हो रही है, लाइक इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होगी, ये हमारे डेवलपमेंट और तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बना सकते हैं, तो मस्ट बी इम्प्लीमेंट। और इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बोले ना, जो वास्तविक राजा होता है वो क्या कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका को एक्शन मोड पे लाना पड़ेगा, जो दिखती नहीं है। जब से झारखंड बनी है 2000 से, जब से झारखंड बनी है तब से कार्यपालिका का स्तर सबसे गिरा हुआ है। आज हमारा झारखंड जो है भ्रष्टाचार में दूसरे नंबर पर आ रहा है।
यहाँ का एक आंकड़ा है, हमारा ये आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े एनसीआरबी के हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं। ये एनसीआरबी कहती है कि यहाँ पर झारखंड में 68% भ्रष्टाचार, 68% मतलब मेजर है ये। 68% लोग, मतलब लोगों 100 में से 68 लोगों को अगर कोई काम कराना है तो उसको जो है घूस देना पड़ता है। और उसमें से भी उन्होंने डाटा कहा है कि जो सबसे ज़्यादा जो भ्रष्ट हैं वो यहाँ के पुलिस विभाग है, जिसे 33% भ्रष्टाचार अकेले करप्शन के पुलिस विभाग में है। जिसको भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मा दी गई है वही सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। तो झारखंड में भ्रष्टाचार कैसे रुकेगी? उसके बाद आते हैं अन्य सेक्टर। सर कई बार होता है ना जो भ्रष्टाचार जैसे होता है, लाइक आप किसी को पेमेंट दे रहे हैं 20,000, अब उनकी सर्वाइवल उतना में यदि नहीं हो पा रहा है तो वो लास्ट ऑप्शन चूज करते हैं कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि करप्शन करेंगे। हाँ, ये सरकार ये प्रोवाइड करे। ये हाँ, बातें जो आपने कही है बात सही है, लेकिन कि अगर किसी की जरूरत अगर 50,000 रुपये की है, वो 50,000 की नौकरी के लायक हैं और आप उसको 10,000 में खटा रहे हो तो भ्रष्टाचार बढ़ेगी। या तो सबसे पहले सरकार को जो आउटसोर्सिंग कंपनी है ये लोगों को चोर बना रही है, ये लोगों को भ्रष्ट बना रही है। इसका मैं ताज़ा उदाहरण दे सकता हूँ। पारा टीचर का सैलरी, एक पारा टीचर का ले लीजिए, टीचर की हम तुलना करते हैं, ठीक है। 20 एक पारा टीचर अगर 5 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता है ना, तो उसकी सैलरी है 18,000 रुपये। ओके। और एक सरकारी टीचर जो 5 क्लास तक के पढ़ाता है उसका सैलरी है 50,000। हाँ, 42 एवरेज मान लेते हैं 45 है ना, 45 यानी डबल। तो वो पारा टीचर क्या उस ये से पढ़ाएगा? नहीं, कभी उस विजन से पढ़ाएगा बच्चों को? नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि उसे अपना परिवार भी देखना, उसे अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं वो दूसरा कार्य करेगा। या अब दूसरा कार्य करने के चक्कर में अगर आप कहते हैं कि आप 8 स्कूल में भी आओ, तो फिर तो उसका सर्वाइव होगा ही नहीं, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। वो कल दिन मिड डे मील के जो चावल होते हैं उसको बेचेगा ही, वो अंडा को बेचेगा ही। ये सभी सेक्टरों के हम उदाहरण बता रहे हैं। अगर आप आउटसोर्सिंग से आज पूरा स्वास्थ्य सेक्टर को चला रहे हैं, आप जो स्वास्थ्य सेक्टर सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, उसको आप आउटसोर्सिंग के थ्रू चला रहे हैं। एक ऑपरेटर, किसी कोई ऑपरेटर ले लेते हैं, मान लीजिए एक्सरे का एक ऑपरेटर है, या लैब टेक्नीशियन एक ऑपरेटर है, उसको सैलरी आप 8,000 रुपये दे रहे हैं। और वही एक सरकारी लैब असिस्टेंट है, उसकी सैलरी आप 40,000 रुपये दे रहे हैं। तो सामने जब वो तुलनात्मक देखेगा कि एक वही कार्य को उतना ही घंटा को कर रहा है, एक कमा रहा है 8,000, एक कमा रहा है 40,000 रुपये, तो 8,000 वाला क्यों नहीं भ्रष्ट करेगा? वो कोई पेशेंट आएगा तो उससे जांच करने के बदले में जो 5 रुपये के पर्ची में जांच होता है, जांच करने के बदले में वो 50 रुपये या 100 रुपये लेगा ही एक्स्ट्रा। भ्रष्टाचार का जन्म यहीं से होता है। इसलिए आउटसोर्सिंग को सबसे पहले बंद करना चाहिए, सरकारी सिस्टम में खास करके, और फ्रेश करके, और जो समान काम के लिए समान वेतन जो है वो मिलना चाहिए सभी को, आउटसोर्सिंग करके। और नहीं, अगर आउटसोर्सिंग के थ्रू ही देना है तो फिर भी उसको सरकारी जितना मिलता है लगभग इक्विवेलेंट नहीं तो 80% दे, ताकि हाँ इक्वल करना ही पड़ेगा। नहीं तो वो भ्रष्टाचार को कोई, क्योंकि भ्रष्टाचार का एक नियम है कि ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। अगर ऊपर का मुख्यमंत्री भ्रष्ट है तो उसका मंत्री भ्रष्ट होगा, मंत्री भ्रष्ट है तो उसका सचिव भ्रष्ट होगा, सचिव भ्रष्ट है तो उसके नीचे के जो अधिकारी हैं वो भी सारे भ्रष्ट होंगे। इसलिए अगर भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना है तो ऊपर से करना पड़ेगा। नदी का नियम नहीं है कि अगर ऊपर में अगर बांध दिए तो नीचे का पानी वो बंद हो जाएगा। आप सोचिएगा नीचे पानी को बांध करके ऊपर के पानी को रोके, कभी नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं। सर जैसे आपने बताया अभी कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरीके से नहीं मानते, लाइक अभी लोगों में उतना खास फियर नहीं है पुलिस के, क्योंकि पुलिस के जो पावर है, यदि वो अपने खुद की पावर दिखा दे तो लोग उससे स्केयर करेंगे, थोड़ा डरेंगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं। जैसे यहाँ पे अभी मैं मेजर ऑफ द पीपल से ऐसा देखता हूँ कि वो हेलमेट का यूज नहीं करते पहले। ठीक, कभी मैं भी आया हूँ तो विदाउट हेलमेट यूज किया, लेकिन अभी आया हूँ, लेकिन मैं हेलमेट बेसिकली यूज करता हूँ। कहीं भी जाता हूँ मैं हेलमेट लगाता हूँ। और भी जैसे लाइक जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है वो ड्राइव कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा आप देखिए यहाँ पे मैं करप्शन को थोड़ा सा एक्सपांड करता हूँ। लाइक यहाँ पे चीज़ें अभी आप कहीं 10,000 देंगे 20,000 देंगे तो वहाँ से क्या होती है, डायरेक्टली वहाँ से बन के आ जाती है। यदि वो हम सिस्टम्स को रेगुलेट करें अच्छी तरीके से, सिस्टम को हम सही तरीके से बनाएं, तो वहाँ यदि सही होगा फिर हम पूरी सिस्टम को सही कर लेंगे। देखिए आपकी बातें कहना सही है, आपने हेलमेट का जिक्र किया एक उदाहरण के तौर पर, बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत जरूरी है। हाँ, तो देखिए रूल रेगुलेशन जो है ना,
रूल रेगुलेशन को कुछ लचीला करना पड़ेगा। जैसे आप संविधान का उदाहरण लीजिए, संविधान को हम लोगों ने पढ़ा है, संविधान के जो वर्ड्स हैं इतने पेचीदा हैं कि 99% लोग संविधान को पढ़ते ही नहीं या ना जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वर्ड्स नहीं समझ में आते। तो सरकार को सबसे पहले करना चाहिए, केंद्र सरकार का ही उत्तरदायित्व है कि जो संविधान हो या नियम हो या कानून हो, ऐसी सरलतम भाषा में वो बनाया जाए जो आम से आम लोगों को समझ में आनी चाहिए। एक बहुत अच्छा चर्चित था कि जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय नेता का नाम हमें याद नहीं है, लेकिन उस नेता ने अंग्रेजी में भाषण दिया था। अंग्रेजी में? हाँ, अंग्रेजी में, जबकि उस समय के 98% लोग अंग्रेजी को समझ ही नहीं पाते थे। इवन हमारे विवेकानंद भी ऐसे थे। हाँ, तो जो चीज़ें आपको 98% लोग समझ भी नहीं पाते, उस लैंग्वेज में अगर बात कीजिएगा तो ये तो आपकी विचारधारा तो 98% लोगों को पहुँच नहीं पाएगी। जस्ट लाइक संविधान भी है। अगर आपको आम से आम लड़का या खेलने कूदने वाला लड़का भी संविधान को पढ़ने में इंटरेस्ट जगाएगा तभी जब उसको लचीला बनाया जाएगा, जब उसको स्पष्ट शब्दों में बनाया जाएगा। और अगर इतना कठिन शब्दों में अगर उसको डाल दिया जाएगा तो वो कभी ये नहीं बन पाएगी। जस्ट लाइक अब आते हैं कानून में। ये में क्या है कि परिवहन का जो कानून बना हुआ है ये भी अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, उसी को क्या करता है तो आगे बढ़ाते जा रहा है। अरे भैया समय बदल गया, देश को आज़ादी हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए। 75 साल में आपने एक कानून को, एक नियम को, उसको लचीला नहीं बना पाए। जो पीछे का कानून है उसी को धकेल रहे हैं, खींच रहे हैं। उसको लचीला बनाइए ना कि अभी की ज़रूरत क्या है, अभी की ज़रूरत के हिसाब से बनाइए ना। बदलाव करना जरूरी है, उसमें संविधान में संशोधन करना जरूरी है और उसको बनाना है। अब क्या है कि बात रही हेलमेट की, एक छोटा सा उदाहरण है लेकिन समझने वाली बहुत बड़ी बात है कि अब कहते हैं कि आपने कहा ड्राइविंग लाइसेंस की बात की, हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस। तो देखिए जब भी टेस्ट हो तो टेस्ट के नियम में जब लोग पास नहीं करने लगते हैं या पास नहीं हो पाते हैं तो क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं उसको बढ़ावा देते हैं कि हमको पास कर दिया जाए। तो भैया जो आदमी को खर्च आप लेने में कर रहे हैं, अगर आप 200 रुपये मान ली रजिस्ट्रेशन फीस है, उसको 5000 कर दीजिए। जो बच्चा नहीं ट्रेनिंग दे उसको वहीं पर ट्रेनिंग दे के सिखा दिया जाए। एक दिन में 50 का शेड्यूल रखा जाए या 100 का शेड्यूल रखा जाए कि भैया आपको ट्रेनिंग, वो 10 बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करेगा, उस क्षेत्र को जो भी क्राइटेरिया रखे हुए हैं आप, वो पास हो जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट में पास होगा। आज के डेट में 98% जो भी ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं 98% वो ड्राइविंग टेस्ट देते ही नहीं देते हैं, वो बिना देखे। और कई बार देखो ऐसे बहुत सारे रिसर्च में करने के बाद ये टॉपिक रखा हो, ये चीज़ें होना चाहिए। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के जो आप, मेरा एक थॉट्स है कि जो आप फाइन मारते हैं, बहुत ज़्यादा फाइन है, 1200, 1300, 1400 रुपये फाइन से ज़्यादातर वो सेटल हो जाती है कि 1200 फाइन है तो 200 रुपये दे के वो निकल लिया। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जब जहाँ जांच बैठा हो वहाँ एक हेलमेट कंपनी को या हेलमेट दुकान को ही बैठाया जाए और उसमें कुछ सरकार का सब्सिडी हो कि अगर मान लें एथी का दाम 1000 रुपये है तो उसमें 200 रुपये का सब्सिडी है, 800 आपको यहाँ पर आप हेलमेट लीजिए, उसके बाद ही आपकी गाड़ी का छूटेगी। तो क्या होगा उससे, क्या आप 800 रुपये ले रहे हैं आप, वो तो चला गया इसके खजाने में, वो आदमी तो फिर 800 का हेलमेट कभी लेगा नहीं, वो नहीं लेगा। सिंपल वहाँ वहाँ क्या होगा, हेलमेट अगर आप 10 को गाड़ी पकड़ते हैं और 10 को गाड़ी में अगर 8 को गाड़ी का हेलमेट नहीं तो 8 को गाड़ी का हेलमेट खरीदा जाएगा। ये रूल्स जब तक बनेगा, कुछ चीज़ें हैं जो अपने से मॉडिफाई करके और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए, खास करके सारे ऑडियंस ये भी चाहती है कि आप यदि पॉलिटिक्स में आए हैं डुमरी विधानसभा में, तो इस डुमरी विधानसभा को अगले 5 सालों में आप कैसा देखना चाहेंगे? देखिए हम तो देखना चाहेंगे, मेरे दृष्टि से अगर है तो डुमरी विधानसभा में हमारे 3 प्रखंड आते हैं। ओके। 3 प्रखंड में तो सबसे पहले तीनों प्रखंड में सदर हॉस्पिटल हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल में जो कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए। आज हमारे यहाँ दूर कैसे करेंगे सर? कमियां दूर करने के लिए राज्य सरकार को करना पड़ेगा। ओके। तो हम विधायक हैं, हम तो उसमें आप अपने पॉलिसी पास कर सकते हैं ना, अपने। हाँ, मेरी पॉलिसी है, वही हम पॉलिसी बता रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ 10 डॉक्टर की जरूरत है एक हॉस्पिटल में, तो 3 क्यों है, कम से कम 9 और 8, 10 नहीं पूरा कर सकता, 8 एकदम होना चाहिए। तो ये मेरी पहली प्राथमिकता है कि अगर डॉक्टर होंगे तो इलाज हो सकती है। ठीक है, डॉक्टर के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो दवा है।
आज हमारा दवा की सबसे ज़्यादा कमी है। और सर एक चीज़ तो ये डॉक्टर और दवा दो चीज़ें हो जाएंगी, तो सुविधा ना भी रहेंगी तो डॉक्टर और दवा दो चीज़ें अगर व्यवस्था हो जाएगी तो उसका इलाज किया जा सकता है, पेशेंट को बचाया जा सकता है, मरीज को बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले डॉक्टर की व्यवस्था हो, फुलफिल नहीं हो सकता है तो 90% पूरा करना चाहिए। ओके 90% अगर पूरा करते हैं और दवा के उपयोग का व्यवस्था करते हैं तो ये चीज़ मेरा डुमरी विधानसभा में पहले ये काम होना चाहिए। उसके बाद जो उपकरण जो जरूरत पड़ते हैं स्वास्थ्य में, उपकरण भी बहुत मायने रखती है उनका, तो ये उपकरण भी आज के डेट में बहुत भारी कमी है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की भी चौथी चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है। तो पहला चीज़ डॉक्टर में काम करे, फिर दवा में, फिर उसके इंस्ट्रूमेंट में, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये चार चीज़ें जब इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर की जो है शिक्षा व्यवस्था। आज मेरे मॉड्यूल के हिसाब से जो प्रखंड में है, प्रखंड में तो कॉलेज हैं, कॉलेज भारी मात्रा में, उस कॉलेज में प्रोफेसर की व्यवस्था नहीं, प्रोफेसर की व्यवस्था फुलफिल हो। ओके सभी सब्जेक्ट की प्रोफेसर की हो, और प्रोफेसर रहने के बाद दूसरा जो काम किया जाए वो किया जाए कि रेगुलर क्लास की। सबसे बड़ा रेगुलर क्लास हमारे यहाँ क्या होता है कि जो बच्चा एडमिशन लेके वो कभी देखने जाए, केवल एग्जाम देने जाता है, जो बहुत दुर्भाग्य का बात है। और जब एग्जाम का टाइम आता है तो पेपर को रट के जाता है, लिखता है तो लिखता है, या तो कुछ भी गाना वगैरह लिख के भर देता है, जो एकदम शिक्षा व्यवस्था की सबसे बदतर स्थिति को दर्शाती है। तो अगर रेगुलर क्लास करते हैं, प्रोफेसर होगी और रेगुलर क्लास होगा तो बच्चे आएंगे और प्रोफेसर पढ़ाएंगे तो उसकी मजबूरी होगा कि पढ़ना पड़ेगा। और जब वो पढ़ेंगे तो एग्जाम में कुछ ना कुछ वो जरूर लिखेंगे। और गेस पेपर को नहीं, किताबों को पढ़ाया जाए। एक आदमी एक किताब को अपने जीवन का सबसे 100 सालों के तब जाके एक किताब को लिखता है। उसके ज्ञान को अगर आप पढ़ते हैं तो आप 10 दिन में उस ज्ञान को आप हासिल कर सकते हैं, यानी 100 साल के एक्सपीरियंस को आप 10 दिन में ले सकते हैं। किताब वो चीज़ है। तो पहले उसको किया जाए प्रोफेसर की बहाली, फिर रेगुलर क्लास, और रेगुलर क्लास करने के बाद उसके टेस्ट की परीक्षा। सर ये प्रोफेसर की जो ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, हाँ, उसके बाद जो है अब उसको वहाँ पर हर कॉलेज में हमारे हिसाब से एक पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लास कम हो, 2 घंटे की ही क्लास हो, 1 घंटे की क्लास हो, लेकिन उस बच्चे को बोला जाए कि लाइब्रेरियन के साथ में, आइडेंटिटी कार्ड के साथ में आपको स्कूल चाहिए। और इसमें स्टूडेंट को भी अपना उत्तरदायित्व तो समझना पड़ेगा कि हमारा फेज पढ़ने का है तो हमें पढ़ना है। ओके वहाँ पर उसको ये किया जाए। और उसके साथ साथ में, क्योंकि हमारे रूरल एरिया से लोग आते हैं, तो वहाँ पर सरकार की तरफ से, सब्सिडी की तरफ से एक टाइम का लंच की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम तो वो खाना घर से खा के आएगा, सेकंड टाइम को उसको भूख, हाँ एटलीस्ट होना चाहिए, हाँ सब्सिडी के तौर पर होना चाहिए। मतलब उसका कॉस्ट जो बहुत मिनिमम होना चाहिए। अगर 10 रुपये का चीज़ है तो उसको 2 रुपये में मिलना चाहिए, ताकि वो 6 घंटा अपना लाइब्रेरी में दे। 10 बजे आया, 1 घंटे का क्लास किया, 11 का या 2 घंटे का क्लास किया, क्योंकि कॉलेज का क्लास कम ही होता है, तो 12 घंटा 2 घंटा वो या 4 घंटा वो बैठ के वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ ले। अगर ये चीज़ें होंगी, लाइब्रेरी का व्यवस्था हो गया, वहाँ किताबें होंगी कि आपको यहाँ पढ़ना है, माहौल बहुत डिपेंड करता है, माहौल बहुत ही इफेक्ट डालता है। हम जब तैयारी कर रहे थे तो हम घर में, हमारे वो सारी सुविधाएं हमें दी जाती थी, खाना बना के दिया जाता था, कपड़े लत्ते धो के दिए जाते थे, फिर भी मैं घर में नहीं पढ़ पाता था। लेकिन यही चीज़ जाकर रांची में मैं सारा कार्य करते हुए, खाना खुद बनाता था, कपड़े भी धोता था, सब कुछ करता था, फिर भी मैं पढ़ता था। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ इन्वायरमेंट मिलती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत है, ये चौथी चीज़ है एजुकेशन में। अगर इस तरह का ये डेवलपमेंट होगा तो डुमरी विधानसभा में, और देखिए इसके लिए जो चीज़ें हमने जो बोल रहे हैं, उसकी चीज़ें सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है बजट। और बजट जो है वो सरकार ही देगी, कोई विधायक के पास बजट नहीं सर। जैसे प्राइवेट कॉलेजेस लाइक, उसके बाद जो विधायक जी के हाथों में है करने का डेवलपमेंट, तो उनके हाथों में है सड़क, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य में जो बजट आते हैं उसका उपयोग तो भरपूर कर रहे हैं और करेंगे। और हमने ये जो पॉलिसी बनाया इस तरह का वो करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सरकार, फिर बात वही आ जाती है कि सरकार तो बजट विधायक को सरकार ही देगी, तो सरकार के पास अगर सरकार बजट नहीं इनको देगी तो ये बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते। सर यहाँ पे जितने सारे लीडर वो एक्स लेवल की नहीं है। जैसे मैं अपने खुद के गांव के एग्जांपल देता हूँ। जब से मैं खुद के कोई चीज़ को समझता हूँ, लाइक लगभग 7 साल पहले, वो प्रोटेस्ट आज तक भी चल रहा है कि यहाँ पे एक ब्रिज होना चाहिए जिससे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह प्रॉब्लम्स आती है, मेडिकल जाने में प्रॉब्लम आती है। यदि हम उधर से घूम के आते हैं कुलको तरफ से तो लगभग 13 किलोमीटर पड़ जाता है, लेकिन वो यदि शॉर्टकट वे हम अपनाते हैं तो लगभग 5 किलोमीटर पड़ती है।
और आज 7 सालों के बाद भी वहाँ पे एक भी कंकड़ भी नहीं गिराया गया। मतलब लोग यहाँ पे जो लीडरशिप कर रहे हैं लाइक वो एक्शनेबल क्यों नहीं है? देखिए, कुछ कुछ लिटिगेशन ऐसे होते हैं ना जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। वाई? रीज़न बिहाइंड है कि उसमें जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो लैंड जो है वो लैंड का क्लियरेंस नहीं मिल पाता है। ओके। जैसे जस्ट लाइक आपका जो घर है कहीं कहीं होता है, 99% केसेस में नहीं होता है, 1% केस में ऐसा होता है ना कि उसको आप सॉल्व कतई कर ही नहीं सकते। जो लैंड है वो रेलवे का है, रेलवे खुद अपनी चौड़ीकरण करने के लिए जमीकरण कर चुकी है। वो जो जगह है ना वो एक्चुअल में किसी का है, वो प्रोवाइड भी किया कि कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप रोड ले लीजिए, यहाँ हाँ, से पुल बना अगर लीजिए, उस तरह का लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हमारी अगर इस तरह का लिटिगेशन अगर कोई ज़मीन देने के लिए लैंड प्रोवाइड कर रही है, खुद मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ कि आज तक मेरा खुद का रास्ता नहीं बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो लैंड प्रोवाइड करने वाले थे वो देने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ पे आप भी जानते होंगे कि जो ग्रामीण रूरल एरिया के लोग होते हैं वो आज तक उतनी वेल एजुकेटेड नहीं है कि अपने खास करके लड़कों को बाहर जाने देते हैं, बस जो लड़कियां होती है उसे घर से बाहर निकलने के लिए नहीं दिया जाता, या तो वो किसी के रिगार्डिंग हो, लाइक वो कोई स्किल सीखना चाह रही है तब भी, कोई एजुकेशन हायर एजुकेशन गेट करना चाह रही है तब भी। तो ये वुमेन वेलफेयर को आप किस तरीके से आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे जिससे वो अपने पेरेंट्स को सही तरीके से मैनेज कर सके, या तो वो अकाउंटेबिलिटी हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, दोनों में? इस प्रश्न को हम रख ले रहे हैं, थोड़ा सा उस प्रश्न अधूरा रहेगा तो मैं उसको थोड़ा सा पूरा कर ब्रीफ कर देता हूँ। तो वो जो रास्ता मेरा गांव का नहीं बनने का वो रीज़न क्या था कि जो लैंडलॉर्ड था वो ज़मीन नहीं दे रही थी, और जो एनओसी जो पेपर था वो जंगल से मिल नहीं पा रहा, जिस कारण से हमारा 25 साल तक वो रोड नहीं बनवाया। तो 25 सालों तक अभी तक नहीं बनी है, मतलब झारखंड अलग से होने से अभी तक नहीं बनी है। तो इसमें विधायक दोषी नहीं है, चाहे कोई भी विधायक रहे हो वो दोषी नहीं थे। दोषी कौन थे? जो नहीं देने वाले वो दोषी थे। लैंड अब लैंड भी क्लियर हुआ है और एनओसी भी जंगल विभाग से मिली है, तो अब वो रोड बनेगी, तो अब इस कार्यकाल में बन जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये विधायक या उसने कर दिए, हाँ इसके अंडर में क्लियरेंस हो गया जिसके कारण वो बन गया, वो रोड बन गई। तो जस्ट लाइक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें से दोषी विधायक भी नहीं होते हैं या प्रतिनिधि भी नहीं होते। अब आपका प्रश्न आया कि महिलाओं के एम्पावरमेंट को लेकर, उसके वेलफेयर को लेकर, तो उनके बारे में जो सबसे ज़्यादा मैं जान पड़ता हूँ, पेरेंट्स के अवेयरनेस काफ़ी, अवेयरनेस उनके प्रति नहीं है। इसका रीज़न है कि हमारा जो स्ट्रक्चर भारत का ही पूरी तरह से एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई जो प्रतिशतात्मक है, पैट्रियार्कल। हाँ, या तो पैट्रियार्कल। हाँ, तो क्या है कि प्रतिशतात्मक होने के कारण क्या है कि मेंटलिटी अभी भी वही बनी हुई है। तो ये जागरूकता का चीज़ है कि लड़का और लड़की समान भाव से होते हैं, उनके भी अंदर भी वही जुनून होता है, उनके अंदर भी वही क्षमता होता है, उनके अंदर भी वही पोटेंशियल है जो एक पुरुष के अंदर है। तो एक प्रतिशतात्मक होने के कारण शुरू से ही ये जागरूकता की कमी है। तो अब क्या है कि अब का जनरेशन चेंज हुआ है, तो लोगों को समझना चाहिए कि जैसे देखिए, एक लड़का है जिसके पास 2 आँख है, लड़की के पास भी 2 आँख है। एक लड़का है जिसके पास 2 कान है, लड़की के पास भी 2 कान है। वही 2 हाथ है, वही 2 पैर है। तो जितना क्षमता उसके अंदर है उतना क्षमता इसके अंदर है। और अब जो चीज़ें अवेयरनेस की जहाँ तक बात कर रही है, रिजल्ट की अगर देखें, चाहे आप यूपीएससी के रिजल्ट को देख लें, या चाहे जेपीएससी के रिजल्ट को देख लें, चाहे मैट्रिक के रिजल्ट को देख लें, चाहे सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट को देख लें, चाहे आईसीआईसी बोर्ड का रिजल्ट को देख लें, मतलब किसी भी रिजल्ट को अभी के तौर पर देखें तो लड़कियां ही टॉप 10 पे ज़्यादा स्थान बना रही हैं। हम झारखंड के मैट्रिक के रिजल्ट को ही देख लें, 5वां स्थान तक में से 4 जो हैं, 4 हजारीबाग के और चारों की लड़की ही हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत आगे लड़कियां जा रही हैं। हाँ, थोड़ा जागरूकता की कमी है, जैसे हजारीबाग हो गया, धनबाद, तो ये सब हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन पहले की तुलना में अभी लड़कियों को ज़्यादा छूट दिया जा रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, गार्जियन जो है वो जागरूक हुए हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तभी तो ये रिजल्ट में सुधार हो रही है। यूपीएससी के रिजल्ट में भी अच्छा खासा लड़कियां लेके आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता तो आई है और लड़कों से कहीं बेहतर भी कर रही हैं। जरूर, बहुत और बेहतर करने की ज़रूरत है और जागरूकता लाने की ज़रूरत है। लड़कियां भी कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
लाइक सर यहाँ पे पेरेंट्स की अवेयरनेस की बात जहाँ पे हाँ बस वही है, और वही कुछ नहीं। पेरेंट्स अवेयर जब तक नहीं होंगे तब हाँ। तक बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं। नहीं, हमारे वो- मेंटेलिटी में एक चीज भारत की संस्कृति में एक चीज पुट कर दिया गया ना कि ये लड़की है, हाँ ये कल दिन इसको पढ़ा लिखा के कोई फायदा नहीं है, हाँ, कल उन्हें ये इसको दूसरे विदा घर कर जाना देना, है। दूसरे घर में चली जानी है। ओके तो ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए इसको पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छा से वेल एजुकेटेड करते हैं, ऐसा नहीं कि वो आपको नहीं देख रेख करेगी। और वेल एजुकेटेड हुए तो वो, ऐसा कहा जाता है कि लड़की के बारे में कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है कि लड़की जो होती है, जो बेटी होती है, वो उसको कहा गया है दुहिता। दुहिता। हाँ, मतलब लड़की जो है वो दो घरों का हित करती है। Okay. अगर वो एजुकेटेड होती, वो शिक्षित होती, तो दो घरों का हित करती है, अपना ससुराल का भी और अपना मायके का भी। अगर वो वेल एजुकेटेड होगी तो जितना साल तक अपने मायके में रही, तब तक तो अपने जो छोटे छोटे बाल बच्चे, नाती पोता जो भी रहेंगे, उसको भी वो एजुकेटेड कर लेगी, क्योंकि उनको घर में हमेशा रहना है। Okay. तो वो उसको शिक्षित करेंगे। और जब वो माँ बन के, जब ससुराल चले जाएंगे और जो माँ बनेगी, तो पिताजी जो तो कमाने के लिए निकल जाएंगे, बचेगा कौन? माँ। तो माँ ऐसे भी कहा जाता है कि विश्व का सबसे पहला गुरु अगर कोई होती है तो माँ होती है। तो वो एजुकेटेड रहेगी तो क्या होगा? बच्चा शिक्षित अच्छे होंगे। आज मैं एक अपने मित्र के यहाँ गया था, तो उनका एक बच्चा है। Okay. उसको उदाहरण देना चाहता हूँ। बच्चा से मैंने पूछा, हम लोग चलते हैं दोनों घूमने के लिए। ओके तो उसने कहा कि नहीं, इसके लिए मेरी मम्मा से पूछनी पड़ेगी। ओके। बोले मम्मा से मैं क्यों पूछूं? पापा से भी तो पूछ सकता हूँ। पापा से परमिशन नहीं, मेरी मम्मा से पूछना पड़ेगा। बोले पापा से हम परमिशन लेते। मैंने 3 बार उसको रिपीट किया। तो बोले पापा से रिपीट ले लेता, पापा से बात करते हैं। तो बोला कि पापा से तो आप ले लेंगे परमिशन, फिर भी मेरी मम्मा से पूछना लेना पड़ेगा। पड़ेगा। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? कि क्योंकि मम्मा मुझे ट्यूशन देती, मम्मा मुझे पढ़ाती है, ग्रेट मम्मा मेरा जो है वो टीचर है। और वो बच्चा ऐसा है कि अगर उसको टीवी भी चालू करनी है तो पहले अपनी मम्मा से पूछेगी। ऐसा नहीं कि वो डिसिप्लिन में रखी है, ऐसा नहीं कि वो किसी भी कार्य को करने से पहले अपनी माँ से पूछती, क्योंकि अभी उसको उसके अंदर बच्चे में इतना चीज़ आ गया कि उसके अंदर बौद्धिक क्षमता नहीं, उसको मालूम हो गया है कि मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है जो मेरी माँ सोच सकती है। हो सकता है कि अगर हम टीवी अभी चालू करें तो हो सकता है अभी बिजली कड़क रही हो या फिर बारिश हो रही हो, तो उसे क्षति भी हो सकता है। तो ये माँ ही गाइड कर सकती है कि बेटा अभी जो है टीवी चालू नहीं करनी है। तो ये गाइडलाइन माँ देगी। और उस बच्चे ने कहा, माँ उसकी बोली बेटा माँ उसकी वेल एजुकेटेड है, तो उसको अपने बच्चे को कहा कि मम्मा उसकी माँ ने बोली कि बेटा हम ट्यूशन करा देते हैं, हम कितना पढ़ाएंगे? बोले नहीं मम्मा, आप तो सारा कोर्स हमको करवा ही देते हो, सारा जो हमको होमवर्क मिलता है वो करवा ही देती हो, और जो बचता है वो भी सॉल्व करा देती हो, क्योंकि आप वेल एजुकेटेड, तो मुझे ट्यूशन की क्या ज़रूरत है? तो आपने तो मेरा टीचर आप है ही हो, तो मेरा एक्स्ट्रा टीचर क्यों लगा के क्यों करना? तो सोचिए कि वो बच्चा क्यों ऐसा बोला, क्योंकि उसकी माँ वेल एजुकेटेड है। तो इसलिए बच्चों को शिक्षित कीजिए ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित कर सकें। ओके सर, थोड़ा इस पॉडकास्ट के लास्ट सवाल, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं हेल्थ, क्योंकि यदि हेल्थ होगा तो हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सारी चीज़ें, जो चीज़ें करना चाह रहे हैं। तो यदि हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो हम कोई चीज़ें कर नहीं पाएंगे। सर आसपास थोड़ा नज़र घुमाइए, आपको बहुत रेयरली यहाँ पे डस्टबिन देखने को मिलेगा। हम या तो स्पीड करते हैं या तो कोई गीले कचड़ों को डालते हैं। तो आसपास लगभग एटलीस्ट इतने बड़े यहाँ पे है, तो यहाँ पे लगभग 50 से 60 डस्टबिन लगभग होने चाहिए। जिस तरीके से मैं पूरी रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ, एटलीस्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ की बात नहीं, मैं पूरे डुमरी की बात करता हूँ। जितने सारे जो स्टूल्स लगाए हुए हैं या तो फिर कहीं नॉर्मल शॉप भी है, वहाँ पे एक भी डस्टबिन नहीं है। और ये सबसे मेजर फैक्टर बनता है कि ये हेल्थ इश्यू को हमारी ख़राब कर सकती है। कहीं भी हम डस्टबिन में कचरा यदि ना डालते हैं, कहीं फेंकते हैं, तो उससे कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे भी बरसात आ रही है, अब यदि हम कचड़े रोड साइड में फेंकेंगे तो वही बहाव के जरिए हमारे रोड पे आएगी और वो कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो सर ये डस्टबिन की एक कंपेन जरूर चलाना चाहिए, लाइक जहाँ तक डुमरी में तो खास करके, क्योंकि आप डुमरी से लड़े हैं, कहाँ से मैटर नहीं करता, बट एटलीस्ट स्वास्थ्य के लिए हमें डस्टबिन तो हर एक शॉप में, हर एक स्टॉल्स में, जहाँ पे एक नॉर्मल जहाँ पे भाजी बिक रही है वहाँ भी लगानी चाहिए। तो सर इसमें आपका क्या ख्याल है, क्योंकि अभी लगभग 1 साल हो गया लगभग आपको सत्ता पे आते हुए, 6 महीने। तो सर आप इसे किस नज़र से देखते हैं, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए एक्चुअली में अगर बात किया जाए ना, हाँ। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन लोग जो भारत के
भारत में ऐसा मेंटेलिटी है, भारत के साथ साथ झारखंड में भी ऐसी मेंटेलिटी है कि हम लोग कचरों को उस दृष्टि से उतना हाई दृष्टि, मतलब कि उसको कचरा उठाने वाला को हम हाई दृष्टि से देखते हैं, जबकि वो सबसे बड़ा काम कर रहा है, बैकबोन है, सबसे बड़ा देखा जाए तो वो सबसे बड़ा काम कर रहा है, उसका सम्मान जितना होना चाहिए उतना किसी का सोसाइटी में नहीं मिल रहा है। लेकिन ये है दृष्टि के कारण क्या है कि आज जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा प्लास्टिक से लगभग निर्मित हो चुके हैं, सारी चीज़ें। और प्लास्टिक जो है क्या कि वो कई सौ सालों तक वो ना सड़ता है ना गलता है। पहले क्या था, जो चीज़ें होती थी लगभग बायोडिग्रेडेबल थी, जैसे पुआल वगैरह 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 से निर्मित होती थी, चाहे बहुत कचरा हम लोग नहीं उत्पादन होते थे। जैसे मान लीजिए छोटा सा उदाहरण लेते हैं, अगर आज हमारे घर में शादी है तो हमारे शादी में कोई पत्तल नहीं आया था, प्लास्टिक का जो पत्तल आता वो नहीं आता, फॉर्म का जो पत्तल का बनता था जो नेचुरली आता। हाँ, हम लोग क्या करते थे, ऑर्डर देते थे, वो जंगल से कोई महिला ला देते थे, तो क्या होता था, फेंक दिए, कल दिन वो गड्ढा बना के फेंक दिया, वो सड़ गया, वो खाद भी बन गया। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं रहा, तो जिस कारण से हर चीज़ को जागरूक होना का। और प्लास्टिक का कचरा इस तरह से हो गया है कि समुद्र में वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्लेशियर को पिघलने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो प्लास्टिक का हो गया। आज समुद्र का सबसे ज़्यादा कई हजार जो जीव हैं वो प्लास्टिक के कारण मारे जा रहे हैं, जो एक एनवायरमेंटल के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज समुद्र में कहा जा रहा है कि 2 से 3 मीटर तक, याद रखिएगा, 2 से 3 मीटर तक किसी एरियाज में, बड़े बड़े समुद्रों में 2 से 3 मीटर तक प्लास्टिक कचरा जम गया है। कई बार आप बीच वगैरह में जाते हो तो आप देखते भी होंगे जब तो ये टाइड वगैरह देखने को मिलता है। बहुत स्थिति दयनीय स्थिति से गुजर रही है। इससे क्या होता है कि बहुत नुकसान हो रहा है। तो इनके लिए आप क्या करेंगे, ये मेरा एक सवाल था कि यहाँ पे डस्टबिन कैसे एस्टैब्लिश किया जाए? डस्टबिन के लिए सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए। एक छोटी सी एरिया में आप बहुत कुछ ये करके कंट्रोल नहीं कर सकते हैं सर, लेकिन चीजें बाहर से आ जाती है, समझे। तो छोटा छोटा मैं उदाहरण देके समझाना चाहूँगा। लोगों को कुछ जागरूक होनी है, कुछ सरकार को कानून लानी है, कुछ सरकार को जागरूकता फैलानी है, तब ये चीज़ें बदल सकती है। सबसे पहले लोगों को बदलनी चाहिए। लोगों का देखिए, सरकार को किस तरह से बदलना चाहिए और लोगों को किस तरह बदलना चाहिए, ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। कल दिन हम एक साबुन यूज़ करते थे, छोटा सा उदाहरण लीजिए, धोने का साबुन हम यूज़ करते थे। वो कैसे आता था? खुले में आता था। वो तो खाने का चीज़ नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम है नहीं। और दूसरा भी, अगर आती भी थी पैकिंग में तो किसी में पेपर के पैकिंग में आती थी। आज क्या वो धोने का वाला साबुन किस में आती है? प्लास्टिक की पैकिंग में आती है। छोटा सा उदाहरण है, आप उसको अगर फेंक दीजिए कहीं गलेगा, लेकिन वही चीज़ अगर पेपर का पैकिंग में आता था तो क्या दिक्कत था? वो तो गल जाती थी। तो आज नहीं है कुछ तो एक दिन में कम से कम हजारों घर में हजारों साबुन की खपत है। आराम से कितना प्लास्टिक पोल्यूशन हुआ। तो एक छोटा सा सरकार को कानून लाना चाहिए कि जितने भी धोने की साबुन है वो प्लास्टिक पैकिंग नहीं होगी, वो जो है वो इसका रैपिंग का पैकिंग होगी, पेपर का रैपिंग का पेपर। कितना बच जाएगा प्लास्टिक? छोटी छोटी उदाहरण दे रहा हूँ, है ना। और जो साबुन को यूज किया जा सकता है खुले में ही बेचो ना भाई, यूज ही तो करना है। साबुन तो खाने वाली चीज है नहीं। नहाने की साबुन है, प्लास्टिक पैकिंग आने लगी, क्यों? वो पेपर पैकिंग थी तो क्या दिक्कत था? इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। कुरकुरे, ज्यादातर अभी कचरा में आपको देखेंगे, अगर यहाँ 100 कचरे फैले हुए हैं तो आपको 80 कचरे कुरकुरे या चिप्स वगैरह के पैकेट से ही मिलेंगे। तो चिप्स का पैकेट का क्यों नहीं, उसको बायोडिग्रेडेबल जो चीजें होती हैं उसको बनाया जाए। हम गए थे हिमाचल प्रदेश गए थे, वहाँ प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है। वहाँ के लोगों में जागरूकता देखिए किस तरह की है। हम और दोस्त लोग घूमने गए थे, तो हम लोग तो आदत है, झारखंड के लोग थे, पानी पिए, बोतल दिए वहीं पर फेंक। दूसरा व्यक्ति वहीं का तुरंत आया, मुझे टोका कि दिस इज बैड हैबिट्स, ये गलत आदत है आपकी, वो बोतल को उठाइए और डस्टबिन में जाके डालिए। बहुत सावधानीपूर्वक बोले। वो चाहते तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता तो इसको उठाकर वहाँ फेंक भी सकता था, लेकिन आपकी आदत में सुधार नहीं हो सकते थे। हम आपसे उठाए ताकि आपको खराब लगे और आप अगला बार गलती ना करें। क्यों? क्योंकि हर नागरिक में वहाँ जागरूकता है। उसके बाद वहाँ प्लास्टिक बैन है। आप वहाँ जाइए तो आपको थैला मिलेगा, जूट का बना हुआ मिलेगा। यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे उदाहरण है जिसको इम्प्लीमेंट करके हम प्लास्टिक को कंट्रोल कर सकते हैं। प्लास्टिक को आप कंट्रोल कर लीजिए तो 90% जो कचरा का सॉल्यूशन है वो अपने आप समाधान हो जाएगा। क्योंकि प्लास्टिक के रेपर में जो चीज़ आएगी, देखिए स्ट्रॉ, ये लगा हुआ स्ट्रॉ है, ये रॉ स्ट्रॉ की है, जबकि इसका जो हम इसका उदाहरण है, इसको हम पेपर का स्ट्रॉ बना सकते हैं। ऑफ कोर्स, हाँ। और बहुत जगह मेट्रो सिटी में भी यूज भी हो रहा है। ये बैन कर दीजिए ना, प्लास्टिक का स्ट्रॉ का उपयोग हम नहीं कर सकते। हमको आपको करना है
पेपर का स्ट्रॉ का straw, उपयोग। हाँ। तो एक तो यहीं पर पोल्यूशन कम हो गया, या पोल्यूशन कम हो गया। तो 80% समस्या का जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो प्लास्टिक को बैन करने से होगा। प्लास्टिक अब लोग कुछ सवाल उठाएंगे, कुछ व्यापारी वर्ग के लोग उठाएंगे कि अगर प्लास्टिक को बैन कर दिया जाता है तो अर्थव्यवस्था पे क्षति होगी। नो डाउट, अर्थव्यवस्था पर कुछ ना कुछ हानि होगी। तो कभी न कभी कहा जाता है कि कभी कभी कैंसर को ठीक करने के लिए कभी कभी कुछ अंगों को काट के हटाना भी पड़ता है। हटाना पड़ता है या थोड़ी सी क्षति होगी, हाँ। उसको सहना पड़ेगा, But base लेकिन को- उसके स्थान पर दूसरा जगह ले लेगा। मान लीजिए इस स्ट्रो को हम प्लास्टिक का स्ट्रो को हटाते हैं तो सिंपल सी बात है कि व्यापारी जो है यहाँ पर जो रैपर का स्ट्रो है उसको लेकर आ जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल स्ट्रो को लेकर आ जाएंगे। तो क्या होगा कि व्यापारी का काम भी चल जाएगा और ये कॉस्ट जो पड़ेगा ये दोनों पे पड़ेगी, या किसी को पीने वाले पे पड़ेगी, हम पर पड़ेगी, भार पड़ेगी। तो मान लीजिए हम पर अगर ये पड़ता है मुझे 5 पैसे में, अगर मान लीजिए 6 पैसे के अगर पड़े और वो बायोडिग्रेडेबल तो क्या फर्क पड़ता है? कोई बहुत फर्क नहीं बढ़िया पड़ता। होगा ना। छोटी सी बात है लेकिन समझने वाली बात है। तो इससे बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा और सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी टाइम देने के लिए। चलिए मिलते हैं फिर से एक बार आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जमा जोहार। और ये पॉडकास्ट थी, ये उभरते हुए हमारे झारखंड के बंधु बांधव हैं, इनको सपोर्ट कीजिए, इनको देखिए, बहुत अच्छे उभर रहे हैं, इनका सपोर्ट कीजिए। बस यही मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ।